ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम देखो ये जो है ना, ये आपका हिंदी फॉर्मेट में है। ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा इसको इंग्लिश में भी समझाने का। ठीक है जी, तो ये देखिए, सबसे पहले आता है परिचय, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, हम इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यही स्टक होना चाहिए कि व्हाई वी आर स्टडीइंग इंट्रोडक्शन, जबकि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना। लेकिन इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। लेट सपोज कि आप मेरे से फर्स्ट टाइम मिले हैं, और फर्स्ट टाइम मिलने से जो है, आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना, ये सुना होगा आपने। तो ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैं इसलिए, क्योंकि हम जिस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, कब आया, कैसे आया, मतलब इंट्रोडक्शन मीन्स हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ एनी टॉपिक और एनी पर्सन, है ना जी, हिस्ट्री। ठीक है जी, जैसे कि हम एग्जांपल में समझे कि नालंदा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो अमर्त्य सेन थे, है ना। तो वो कौन थे, कैसे चेयरमैन बने, उनका बैकग्राउंड क्या था, सब कुछ के बारे में हमें इंट्रोडक्शन बताता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले तो हमें ये जानना रहता है कि ये संविधान के कौन से भाग में है। तो यहाँ पे देखिए, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक ये है। ठीक है, 12 से 35 तक में है, ये निहित है। अच्छा जी, ये भाग 3 में है। अच्छा, तो भाग 1 जिसको हम कहते हैं पार्ट 1, ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज पार्ट 2। इसमें क्या है, ठीक है, और ये कौन से कितने से कितने आर्टिकल के बीच में है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है। कभी क्या होता है कि मैच द फॉलोइंग करके आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोगों में से किसको पता है कि सबसे पहला पार्ट 1 संविधान का वो क्या था और किसके बारे में है? तो ये जो पहला है वो है आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, ये हर किसी को पता होगा। ठीक है, संघ और उसके राज्य के बारे में है। आर्टिकल कितने से कितने के बीच में है? तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 के बीच में। अच्छा जी, दूसरा हमारा आता है सिटीजनशिप, जिसको हम क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरिकता। ठीक है जी, नागरिकता कहते हैं। ये कौन से, यहाँ पे 4 खत्म हुआ तो 5 से शुरू होगा, 5 से लेकर के 11 तक है हमारा नागरिकता। अच्छा जी, भाग 3 क्या है? ठीक है, भाग 3 क्या है? तो भाग 3 है आपका, मैं यहाँ पे शॉर्ट में देता हूँ, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मूल अधिकार। इसका आर्टिकल क्या है? जहां से लास्ट आर्टिकल खत्म होता है नया शुरू हो जाता है, 12 से लेकर के 35 तक, है ना। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, क्या हम इसको रट के समझेंगे? आंसर इज नो, हम रट के नहीं समझेंगे इस चीज को। यहाँ पे मैं पहले देख लेता हूँ कहीं पे स्पेस खाली है क्या, नहीं स्पेस तो नहीं है यहाँ पर में। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर मैं एक इंडिया का मैप बना लिया, एक ये हाफ मैप है, इसको अच्छे से बना लेता हूँ। ठीक है, रुको, ये देखो यहाँ पर मैं समझता हूँ, वे यार क्या बन गया ये। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ आपको कि ये जो पार्ट है हमारा इंडिया का, ठीक है, वो पार्ट से ही आपका कह सकते हैं भाग बना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग बना है। जैसे कि हमने बात की भाग 1, पार्ट 1 की हमने बात की, हमने किसकी बात की है जी? पार्ट 1 की। उसमें हमने देखा कि भाग 1 जो आर्टिकल 1 से 4 के बीच में है, वो किसकी बात करता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। संघ, ठीक है, यूनियन एंड देयर स्टेट्स। तो ये जो कंप्लीट हमारा इंडिया है, ठीक है, हम आगे आपको बताऊंगा कि स्टेट यहाँ पर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में किसको कहा गया है। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा है कंप्लीट स्टेट की। ठीक है, स्टेट का मतलब होता है यहाँ पर में हर कोई बंदा आ जाएगा, है ना। पूरा इंडिया की बात की जा रही है। ठीक है जी, इंडिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है जी, एक्स नाम का व्यक्ति है। अब कैसे पता चलेगा कि भाई साहब इंडिया में जो है ये बंदा यहाँ पर रहता है? कैसे पता चलेगा? क्या प्रूफ है आपके पास? बोलते हैं क्या प्रूफ है आपके पास, है ना जी। तो इसमें आ गया सिटीजनशिप, ये हो गया आपका पार्ट, ये क्या हो गया? पार्ट 2। इसमें किसकी बात की जा रही है? नागरिकता की, सिटीजनशिप की बात की रही है। ठीक है, सिटीजनशिप की बात की जा रही है। अच्छा, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप जो है भारत के नागरिक हैं? तो हमारे पास आधार कार्ड है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिटीजनशिप इज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, तो ये जो है आपने देखा है कि आधार कार्ड कहाँ का बना है? उत्तर प्रदेश का आधार कार्ड बना है, बिहार का आधार कार्ड बना है, वेस्ट बंगाल का आधार कार्ड बना है? नहीं, ये पूरे कंट्री का आधार है। मतलब एक आधार पूरे कंट्री में एलिजिबल होगा। आपने सुना है ना
कि आप जो कोई बंदा बीपीएल में रहता है, बिलो पॉवर्टी लाइन में रहता है, तो उसको सरकार की तरफ से राशन पानी दिया जाता है मुफ्त कोटा पे से, ठीक है, कोटा डीलर जो होता है उसके पास से, ठीक है जी। लेकिन एक बंदा जो है वो यहाँ मान लेते हैं केरल में रहता है, मान लेते हैं केरल में रहता है, वो चला गया आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु चला गया, तो क्या उसको राशन पानी मिलना बंद हो जाएगा? आंसर इज नो, नहीं बंद होगा, क्योंकि भाई साहब राशन कार्ड जो है वो ऑल ओवर इंडिया चलता है ना, तो वो अपना राशन कार्ड, वो है यहाँ का बंदा, ठीक है, लेकिन वो यहाँ का राशन कार्ड दिखा करके, मतलब अपना राशन कार्ड दिखाकर यहाँ भी वो क्या कर सकता है, अपना खाना को या फिर भोजन को ले सकता है। दैट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ सिटीजनशिप, ये सिटीजनशिप के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा सिटीजनशिप। तीसरा आता है मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार। तो भाई ये जो यहाँ पे व्यक्ति है, वो व्यक्ति काम करेगा कि नहीं करेगा, रोजगार करेगा कि नहीं करेगा, बिना रोजगार किए क्या इसको कहीं से पैसा मिलेगा, है ना? क्या अगर ये एम्प्लॉयमेंट, अगर ये कह सकते हैं बिजनेस नहीं करेगा या फिर कहीं पे जॉब नहीं करेगा, तो क्या ये अपना जीवन यापन कर सकता है? आंसर इज नो। कि ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये केरल का व्यक्ति है, ये तमिलनाडु में रह रहा है, तमिलनाडु वाले बोलेंगे कि भागो यहाँ से, तुम केरल के हो, तुमको नहीं रहने देंगे यहाँ पर में, तो वो किसको शिकायत करेगा? वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके बोलेगा कि सर हम यहाँ पे बसना चाहते हैं, ये लोग हमें नहीं रह देना चाहते, नहीं रहने देना चाहते, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, बसने की स्वतंत्रता भी है, वो मौलिक अधिकार में दिया गया है। तो आप समझ रहे हैं कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 मैंने आपको किस तरीके से समझाया है यहाँ पर में, है ना? आइए देखते हैं अगला चीज। मैंने अभी बात किया था कि मैं आपको स्टेट के बारे में बताऊंगा कि स्टेट क्या होता है। देखिए, स्टेट जो है वो पहले आप ये समझ लीजिए कि स्टेट जो है यहाँ पर में भारत को, मतलब किसी राज्य को नहीं कहा गया है, मतलब यहाँ पर में हम किसी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं। पूरे कंट्री में आपका यूपीएससी, आरआरबी, ठीक है, एसएससी, कह सकते हैं पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जितने भी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे? स्टेट के अंतर्गत आएंगे। क्या मेरी बातें आप लोगों को क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि यहाँ पे स्टेट मतलब किसी स्पेसिफिक स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है जी। तो राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के रक्षा क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और प्राधिकारी आते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को स्टेट का मतलब क्या होता है? क्या बातें यहां तक क्लियर है? पंकज, कल की क्लास जो है वो इनकम्प्लीट थी, वो कल की क्लास जो है वो आज के इसी क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीजें मैंने कल की क्लास में बताया हुआ था, जो चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताई है इसके बारे में, ठीक है। तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, कल की क्लास आज की क्लास में कवर हो जाएगी। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर मैं क्या लिखा है कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। फिर देखिए, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया। बहुत सारे लोग इसको टिक मार के आते हैं प्रियम्बल को, ठीक है, प्रियम्बल को टिक मार के आते हैं, लेकिन प्रियम्बल नहीं होगा, संविधान की आत्मा को कहा गया है प्रियम्बल, ना कि भारत के मैग्ना कार्टा को कहा गया है, ठीक है जी। अच्छा, ये मैग्ना कार्टा होता क्या है? क्वेश्चन आता है दिमाग में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैग्ना कार्टा? ठीक है, तो मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह पत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित पहला लिखित पत्र है, मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र है। आपको ये याद रखना कि स्टार्ट किसने करवाया था? किंग जॉन ने करवाया था 1215 में इंग्लैंड में। क्या मतलब आया मैग्ना कार्टा से? देखिए, मैग्ना कार्टा इज जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये जो है वहां के इंग्लैंड में 1215 में लोगों को, सामंत का मतलब यहाँ पे लोगों को दिया जा रहा था कि भाई साहब उनके मौलिक अधिकारों का कोई हनन ना कर पाए। उसी को देखते हुए हमारे भारतीय संविधान ने भी इसको फॉलो कर लिया, इसको ले लिया, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा तक बातें आप लोगों को समझ में आई क्या? अच्छा, मुझे ये आंसर दीजिएगा कि हमें फंडामेंटल राइट्स की जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड द फंडामेंटल राइट्स? बिना फंडामेंटल राइट के भी तो हम जीवित रह सकते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछ सकता है।
ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि मौलिक अधिकारों की जरूरत हमें क्यों है। अच्छा जी, मौलिक अधिकार लिया कहां से गया, कहां से आया है ये वर्ड मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कहां से लिया गया है, यूएसए से। अच्छा, बहुत अच्छा है यूएसए। अच्छा, यूएसए में बताओ, मैंने यहाँ पे बात की आपकी सेकेंड पार्ट की, पार्ट 2 भाग 2, नागरिकता की। अच्छा जी, क्या यूएसए का, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, क्या यूएसए का सिंगल सिटीजनशिप है या डुअल सिटीजनशिप है, मुझे आप ये बताइए, सिंगल या डुअल। डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये आपका यूएसए है और यहाँ पर मैं एक ऐसे में बांट देता हूँ, जैसे हमारे गांव में ब्लॉक होता है, हमारे जिलों में ब्लॉक होता है ना, तो वहां पर में स्टेट्स बटे हुए हैं आपस में। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा फ्लैग्स जो होंगे वो यूएसए के पास है। ठीक है, यहाँ पे मानते हैं कनाडा है, यहाँ पे न्यूयॉर्क है, यहाँ पे लॉस एंजलिस है, यहाँ पे न्यू जर्सी है, यहाँ पे एक्स है, वाई है, जेड है। तो यहाँ का बंदा अगर उठ के कहीं और जाता है, इंडिया आता है, तो वो ये नहीं कहेगा कि आई एम सिटीजन ऑफ यूएसए, वो कहेगा आई एम द सिटीजन ऑफ कनाडा। देखा है ना आप लोग जो है, खास करके सिख समुदाय के लोग जो ज्यादातर कनाडा जाके बसते हैं, वहां रहते हैं, तो वो ये नहीं कहेगा कि आई एम द सिटीजन ऑफ यूएसए, है ना, वो हमेशा कहेगा आई एम द सिटीजन ऑफ कनाडा। तो वहां पे डुअल सिटीजनशिप चलती है। लेकिन हमारे देश में ये नहीं कह सकता कि भाई हम जो है वो बिहार के हैं, हम जो है, हालांकि ये होता है, बिहारी बोल देते हैं, ठीक है, किसी को कुछ बोल देते हैं, लेकिन वो उस पर केस कर सकता है। ठीक है, ऐसा आपके पास बिल्कुल राइट है कि आप किसी पर्सन पे केस कर सकते हैं कि अगर आपको वो आपके राज्य से डिनोट करता है तो। लेकिन हमारे देश के लोगों को यही नहीं पता है कि भाई साहब ऐसा हो सकता है। दैट इज द रीजन कि हमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ना या फिर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया। तो हमारे देश में क्या चलता है, सिंगल सिटीजनशिप चलता है, एकल नागरिकता चलता है। आपने ये वर्ड सुना होगा, एकल नागरिकता। ठीक है। अच्छा, ये जो एकल नागरिकता वर्ड है, ये कहां से लिया गया है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। हालांकि हम सिटीजनशिप वाले क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिया गया है। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक। ठीक है, चलो आगे देखें। आगे देखो, सबसे पहले ये है कि यहाँ पर मैं ये सिटीजनशिप के बारे में आऊंगा, लास्ट में एकल नागरिकता के बारे में आऊंगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये हमारे कुछ मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ठीक है, ये आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमें लग रहा है कि मिसिंग है। नहीं लग रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है। यहाँ पर में तो हमने 7 मौलिक अधिकार पढ़ने चाहिए, 6 ही क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसा हुआ कि मैं इसके पीछे का कारण भी आपको बताऊंगा कि ये क्यों हटाया गया इसको, कि भाई साहब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार क्यों दिया गया, इसको मौलिक अधिकार से क्यों हटाया गया। देखिए, संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 भी शामिल था इसमें। ठीक है, आर्टिकल 31, ठीक है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन कीजिएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। अच्छा जी, क्या क्या जरूरी था हटाने का, कितना अच्छा तो था ये, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं कर रहा था, फिर क्या रीजन था इसको हटाने का। चलिए रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं इस चीज को। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर में एक स्टेशन है एक्स स्टेशन, और यहाँ पर में एक स्टेशन है वाई स्टेशन। मेरी बातों को समझिएगा, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, शायद ही आपको इस लैंग्वेज में कोई और समझा पाए, है ना। तो बिल्कुल समझिएगा, आसान भाषा में समझिएगा, और इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा घर पे जाकर के। ठीक है, चलो जी, ये है एक्स स्टेशन, ये है वाई स्टेशन। इस बीच में जो है, मान लेते हैं कि आप देखो, अगर आप लंबा सफर करते होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे खेतों के बीच से जो है वो ट्रेन निकलती है। क्या ट्रेन गुजरती है उनके बीच से, नहीं गुजरती, बिल्कुल गुजरती है। तो यहाँ पर में सर जो फील्ड आते हैं, जो मैदान आते हैं, वो मैदान किसी ना किसी पर्सन का तो होगा। अब वो अड़ गया। ऐसा क्या होता है कि जब भी रेलवे कोई लैंड कैप्चर करती है, एक्वायर करती है, तो उसका बिल्कुल पूरा 100% मुआवजा उस डेट के हिसाब से उस पर्सन को दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जिद्दी होते हैं, वो कहेंगे कि नहीं यार, हम तो नहीं देंगे आपको ये लैंड। अच्छा, वो लैंड नहीं देंगे तो हम बनाएंगे कैसे ट्रैक। वो कहेगा कि भाई साहब, ये इतना दूर मेरा जमीन है, आप क्या कीजिए, ट्रैक को ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा के लेकर के जाइए। अब ऐसा थोड़ी पॉसिबल है घुमा देंगे ट्रैक को ही।
है ना, नहीं हो सकता ना ये। तो वो क्या किया, तो आज ऐसा होने लगा, बहुत सारे केसेस आने लगे। तो भाई साहब आगे हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई भी मौलिक अधिकार जो अगेंस्ट जा रहा है, लॉ के, कानून के अगेंस्ट में जा रहा है, तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वही संरक्षक है इसका। तो बहुत सारे लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसमें से आपका शंकरी प्रसाद जी भी पहुंच गए थे, आगे पढ़ेंगे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में जो हुआ था, है ना। तो वो लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि सर ये तो हमारा जमीन एक्वायर करना चाह रहे हैं, हमारा जमीन हड़प रहे हैं ये लोग, हम नहीं देना चाहते फिर भी जबरदस्ती ले रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन के देखते हुए, इस सिचुएशन को देखते हुए संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये आपका संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी, फंडामेंटल राइट से हटा करके इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसे कहां रख दिया गया, तो इसे भाग 12 में जो है अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क डाउन कर लीजिएगा। इसे भाग 12 में, ठीक है, पार्ट 12 में और आर्टिकल नंबर 300 ए में इसको रख दिया गया। क्या मेरी बातें यहां तक क्लियर है? क्या मैं आपको समझा पाया इसका क्या मतलब हुआ, क्यों उसको हटाया गया, रीजन क्या था हटाने का? जल्दी से आंसर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज हमारा यहाँ पे मिसिंग था कि हमने जो यहाँ पर में बात की थी कि भाई साहब हमने इसको लिया है, आपका फंडामेंटल राइट्स को जो हमने लिया है वो कहाँ से लिया है, तो इसको हमने लिया है अमेरिका से। लेकिन भाई साहब अमेरिका में इसका क्या नाम था, फंडामेंटल राइट्स का अमेरिका में क्या नाम था? किसी को पता है कि अमेरिका में क्या नाम था इसका, फंडामेंटल राइट्स का? हाँ, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स इसका नाम था, अधिकार प्रपत्र कहते हैं इसको, अधिकार प्रपत्र। ठीक है, तो अधिकार प्रपत्र हो, भारत मैग्ना कार्टा हो, सब कुछ का मतलब होता है आपका फंडामेंटल राइट्स। चलिए जी, यहां तक हमारा क्लियर हो गया था। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है कि भाई साहब कैसे ये वर्क में आया, क्या चीजें की गई इसको वर्क में लाने के लिए। इसको मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13 यह घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियां शून्य होंगी। इसका मतलब बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 13 क्या कहता है? एनीवन, किसी को पता है? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि कोई अधिकार अगर रूल्स के अगेंस्ट जाने लगेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, वही चीज यहां पर भी कहा जा रहा है आपके माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई साहब अगर कोई भी अधिकार, एक सेकेंड रुकिएगा, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो हम कहा थे, हाँ, आर्टिकल 13 में समझा रहा था आपको। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भाई साहब कोई भी मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाले विधियां शून्य होंगे। विधियां का मतलब यहाँ पर में हो गया आपका रूल्स से। ठीक है, जैसे कि हमने देखा संपत्ति के अधिकार के बारे में कि भाई साहब संपत्ति का अधिकार क्या था कि अगर वो रूल्स के अगेंस्ट गया तो उसको हटा दिया गया, है ना। लेकिन यहाँ पर में आर्टिकल 13, ठीक है, वो ये कहता है कि जो अगर कोई भी ऐसा चीज, या फिर अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि भारत में कोई भी कानून ऐसा नहीं हो सकता जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। ठीक है, अगर वो ऐसा करता है, ठीक है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है, तो उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा, मतलब उसको जीरो कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये कहता है आपका आर्टिकल 13। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? क्या बातें क्लियर है यहां तक, है ना? या फिर इसको आसान भाषा में आप ये समझेंगे कि अनुच्छेद 13 यह भी स्पष्ट करता है कि मौलिक अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता और किसी भी प्रकार का नया या पुराना कानून
जो उन्हें प्रभावित करता है उसे अदालत, यहाँ पे अदालत का मतलब हो गया हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है जी, ये हो गया आपका आर्टिकल 13। ये देखिए, ये शक्ति सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 ये बताया गया है, अनुच्छेद उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। अगर पूछ ले आपको कि भाई साहब मौलिक अधिकारों को, मतलब मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में कोई रूल चल रहा है ना, जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो भाई साहब उच्च न्यायालय के पास कौन सा, मतलब किस आर्टिकल में अधिकार है कि वो उस कानून को निरस्त कर सके, उस कानून को हटा सके। तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 226 और आपका कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32 ये अधिकार देता है। ठीक है, बाकी ये रिट है, इसको सुप्रीम कोर्ट वाले। हेलो, वॉइस क्लियर है मेरी? अभी क्लियर है स्क्रीन स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रहा है मेरा? अभी ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, चलो आगे देखो। ये रिट का जो अधिकार है, रिट क्षेत्राधिकार, ये हम सर्वोच्च न्यायालय के जब पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सब क्या होता है। ठीक है जी, आगे देखो। ये है आपका भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार। मैंने अभी आपको ऊपर में कुछ अधिकारों के बारे में बताया, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उस सब के बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी एक बार ये देख लीजिएगा, मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार का प्रावधान था, जिससे उपरोक्त 6 अधिकार और संपत्ति का अधिकार शामिल था। हालांकि 1978 में, जो मैंने आपको ऊपर बताया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। ठीक है, अब इसको भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया, यही इसके बारे में बता रहा है। अब बता रहा है साइलेंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब विशेषताएं क्या है? ठीक है, क्या विशेषताएं हैं मौलिक अधिकार के, वो भी देख लीजिए। मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यहाँ पे नागरिकों की बात कर रहा है ना, वो है आपका इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, तो क्या एलियंस को ये प्राप्त नहीं है? क्वेश्चन बन सकता है, क्या एलियंस को फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं? अच्छा, ये समझते हो कि एलियंस किसको कहते हैं? एलियंस के भी दो टाइप होते हैं, गुड एलियंस और बैड एलियंस। एक होता है गुड एलियंस, सॉरी, एक होता है आपका फ्रेंड एलियंस। ठीक है, एक होता है आपका एनिमी एलियंस। बताओ, पता है एलियंस किसको कहा जाता है? किसी को क्लास में? गूगल मत करना बस। समझते हो एलियंस किसको बोलते हैं? ये देखो, एलियंस का मतलब होता है, ये यूपीएससी का वर्ड है। ठीक है, ये पीसीएस का वर्ड है, एलियंस। अच्छा, मैं एक वर्ड कहूँ आपको, पाकिस्तान हमारा क्या है, दोस्त है या दुश्मन है, ये बताओ। अरे भाई, मैं यहाँ पे आपको क्या बोलूं यार, भूल भी गया क्या बोलने वाला था। मैं आपको फॉरेन फॉरेन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, या फिर आपको ये कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान हमारा दोस्त है? कभी भी नहीं हो सकता वो दोस्त हमारा, है ना? तो यहाँ पे वो मतलब अपना वो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ पूछा कि पाकिस्तान क्या है, दोस्त है दुश्मन है? दोस्त तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है, दुश्मन ही लग रहा है ना? तो नियर बाय कंट्रीज को कह सकते हैं हम एलियंस। ठीक है, कंट्रीज को, जो हमारे अगल बगल कंट्रीज हैं या फिर दूर के कंट्रीज है, सब एलियंस आएंगे। ठीक है जी, तो गुड एलियंस कौन से हो गए? गुड एलियन जो हमारे फ्रेंड एलियन, वो रशिया हो गया, इसराइल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, है ना? आपका कह सकते हैं भूटान हो गया, बहुत सारे कंट्रीज है। एनिमी में आपका हो गया फिलिस्तीन हो गया। ठीक है, फिर आपका ईरान हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज है। तो एलियंस का मतलब ये हुआ, जो हमारे अगल बगल के देश हैं उसको एलियंस कहा जाता है। ठीक है जी, तो यहां पर में क्या लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार में कुछ अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, जबकि कुछ अन्य अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। अब यहाँ पे सभी व्यक्ति आ गया,
तो सभी व्यक्ति का मतलब यहाँ पर में हो गया जो हमारे फ्रेंडली एलियंस हैं उनके लिए भी है और जो एनिमी एलियंस है उन लोगों के लिए भी अधिकार उपलब्ध है। ठीक है जी, वे नागरिक हो, विदेशी हो या फिर कानून व्यक्ति हो जैसे निगम, कंपनियां आदि। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल से समझो, अगर पाकिस्तान का एक व्यक्ति इंडिया घूमने के लिए आ गया तो क्या उसको मार पीट के भगा देंगे यहाँ से? अगर मारोगे तो पुलिस तुमको मारेगी पकड़ के। ठीक है, क्योंकि उसका वो फंडामेंटल राइट है, वो यहाँ पे घूमने के लिए आया है, आप उसे नहीं कुछ कह सकते, है ना? तो घूमने के लिए आप नहीं किसी को मना कर सकते। हाँ, अगर वो आपका कुछ हनन करता है, कुछ आपको चोट पहुंचाता है या फिर आपकी निजी संपत्तियों को वो हड़प लेता है, तब आप केस कर सकते हो उसके ऊपर कि भाई ये हमारी जमीनों को या हमारी चीजों को हड़प रहा है। ऐसे आप किसी को नहीं कर सकते, है ना? इंग्लैंड का कोई व्यक्ति आया भाई साहब ताजमहल घूमने के लिए, उसको मार के भगा देंगे, भाई तुमने तो हमारे देश पे कब्जा किया हुआ था, भागो यहाँ से। ये हम नहीं कर सकते, है ना? अच्छा जी, आगे देखो, ये अधिकार पूर्ण नहीं बल्कि सीमित है, ये लिमिटेड है, पूर्ण नहीं है। लिमिटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है राइट टू प्राइवेसी की। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी की बात आ जाती है। भाई साहब, आप ऐसा है कि बहुत सारी चीजें जो है लोग गोपनीय रखना चाहते हैं, है ना, पर्सनल रखना चाहते हैं, बोलते नहीं ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप इसमें दखल ना दीजिए। आप उसमें दखल दोगे तो तुमको पुलिस तुमको पकड़ के मारेगी, है ना? तुम ये नहीं कह सकते मुझे जानने का अधिकार है, नहीं कह सकते। दैट इज कॉल्ड, ये लिमिट, सीमित है ना? जिसका अर्थ है कि राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हैं। जो मैंने बताया वही चीज है हिंदी में। आगे देखो, नेक्स्ट है, ये सभी अधिकार राज्य के मनमाने कार्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के कार्य के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं। मतलब वही कि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स रहेगा तो कोई भी स्टेट जो है ना, वापिस से रिपीट कर रहा हूं, स्टेट का मतलब यहाँ पे कोई ये बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना कुछ मत समझना। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट बॉडीज या गवर्नमेंट एंटिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज से समझो। अब गवर्नमेंट बॉडीज का तो सब कुछ आता है, जो आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को सिग्नेचर करता है आरओ लेवल का बंदा, वो भी गवर्नमेंट एंटिटीज में आता है, और जो सामान देता है डीलर, वो भी गवर्नमेंट एंटिटीज का पार्ट है ना? तो मनमाने कार्यों के विरुद्ध ये फंडामेंटल राइट्स क्या रहता है, उपलब्ध रहता है। आगे देखिए, इसमें से आपको इंदिरा गांधी का यहाँ पे फोटो लगा रखा है, उसके पीछे भी एक रीजन बताऊंगा आपको। अच्छा, आगे देखो, ये अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक है, प्रवर्तनीय का मतलब यहाँ पर में ये हुआ कि हम इसे चैलेंज कर सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इसे हम बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है ना? हमें किसी और स्टेट में बसने नहीं दिया जा रहा है, हम किसी स्टेट में जाते हैं तो वहां से मार के भगा दिया जा रहा है हमें, है ना? तो आप सीधा जाकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना सिविल कोर्ट, ना आपका हाई कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये आपका अधिकार दिया जाता है इसमें। अच्छा जी, जिससे नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर कानूनी उपाय के लिए सीधे न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्तियों की न्याय तक पहुंचे हो और वे सरकार को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहरा सके। समझे? यहाँ पर वोट डाल के जो भूल जाते हो कि हमने किसको वोट दिया है, वहां पे उसकी बात की जा रही है ना? तो भाई किसको वोट देना चाहिए, नहीं वोट देना चाहिए, ये सब कुछ जो है आपके मौलिक अधिकारों के ऊपर है कि कौन व्यक्ति कैसा आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है। आगे देखिए, ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित और सुरक्षित है। अभी बताया मैंने आपको कि सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये प्रोटेक्टर है। इसलिए पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जरूरी अपील किए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मान लेते हैं कि आप गए हाई कोर्ट, ठीक है, आप गए पटना हाई कोर्ट, ठीक है, वहां पे आपको जो जज ने आपको सुनाया कि नहीं नहीं आप ही गलत है, ठीक है, ये सही है, तो आप सीधा, अगर आप सहमत नहीं है उनके बातों से, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जा सकते हैं कि भाई साहब हमें हाई कोर्ट से जो रिस्पॉन्स मिला है, जो आंसर मिला है, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है ना? हमें आपसे अब बात करनी है। ठीक है जी, ये हो गया। अब बारी आती है, यहाँ पर मैंने इंदिरा गांधी की फोटो क्यों लगा रखी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जब आप कह सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी लगती है तो कौन कौन से अधिकारों को जो है वो निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा कुछ अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन यहां पर में अपवाद है। ठीक है, एजम्पशन है, सॉरी, एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट अनुच्छेद 20 और 21, आर्टिकल 20 एंड 21 को वो क्या कर सकता है, छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 20 में क्या लिखा हुआ है वो देखो, आर्टिकल 20 कहाँ है, ये रहा हमारा, यहां से
कि स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आप किसी की स्वतंत्रता थोड़ी छीन सकते हो इमरजेंसी में, कि पता चला भाई नहीं नहीं तुमको तो अब जान देना ही पड़ेगा अपना, ठीक है। आप देखो, संसद सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अनुरूप सेवाओं के सदस्यों पर इन अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित या निरस्त कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 33 कहता है। मतलब ये सब कुछ ऐसे लॉ है, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे फंडामेंटल राइट्स जो है वो निलंबित किया जा सकता है या फिर निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। अच्छा जी, आगे देखें, क्या आगे देखें? आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? ठीक है जी। यहां तक बातें मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको किसी प्रकार का इश्यू तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है? एलियंस के बारे, एलियंस कुछ नहीं है भाई, एलियंस देखो, चलो देखो, हाँ मैं यहाँ पर मैं ना लिखता हूँ, ये देखो बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पे समझाता हूँ, देखो एलियंस, एलियंस देखो, एलियंस जो है ना वो आपका, देखो मैं ना एम लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा हुआ था तो मुझे थोड़ा सा एलियंस वहां से याद आ गया था। देखो एलियंस जो है ना, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक व्यक्ति हूँ, मेरा नाम कार्तिक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। देखो मेरे जो है एक दोस्त है, ठीक है, एक मेरा दोस्त है ए, और मेरा एक दुश्मन है, उसको बोलते हैं हम बी, ठीक है। ये हमारे दोस्त है, ये हमारा फ्रेंड हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, एनिमी हो गया, दुश्मन हो गया हमारा, है ना। तो हम अब किसको दोस्त मानेंगे, हम अपनी बातें किसके साथ शेयर कर सकते हैं, हम अपना खाना लंच बॉक्स किसके साथ शेयर कर सकते हैं, ए के साथ शेयर कर सकते हैं, बी के साथ कभी नहीं शेयर कर सकते। तो एलियंस का मतलब होता है आपका दोस्त, ठीक है, याद रखिएगा एलियंस का मतलब क्या होता है, दोस्त। लेकिन आपके पॉलिटी के हिसाब से एलियंस का मतलब होता है देश, ठीक है। जो आपके पड़ोसी देश है ना, या फिर आपके देश को छोड़कर जितने भी देश है वो सब एलियंस है आपके लिए, है ना, एलियंस है। उसी में से कोई आपका ए एलियन जो है, एलियन जो है वो आपका दोस्त है, ठीक है। वहीं पे आपका बी एलियन जो है वो आप क्या है, आपका दुश्मन है। तो आपको पता लगा कि एलियंस किसको कहते हैं, बस याद रखो, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है ये, ठीक है, बस मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अनुच्छेद 12, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 के बारे में समझते हैं आप? आइए उसको भी देख लेते हैं, अनुच्छेद 12 को, यहाँ देखो 11 बात करें। देखो अनुच्छेद 12, जो मैं इतने देर से चीख चीख के आपको बता रहा हूं, द वर्ड स्टेट, कि भाई स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, तो अनुच्छेद 12 इसको एक्सप्लेन करता है। देखो अभी आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, टीसीएस, सॉरी आरआरबी, देखो एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, आगे लगा लो आरआरबी, लगा लो यूपीएससी, ठीक है, लगा लो आपका एसबीआई, कुछ भी लगा लो। यहाँ पे मेरा क्लास है, खुद का इंस्टीट्यूशन है, कार्तिक झा क्लासेस, केजेसी लगा दो, है ना। तो ये सब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ट्रस्ट आते हैं इसमें, बोर्ड आते हैं, पंचायत आते हैं, सब कुछ, मतलब एक देश के अंदर जितने भी बॉडीज हैं, एंटिटीज हैं, सब के सब आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य के नाम से जाने जाएंगे, है ना। तभी तो कहते हैं कि राज्य से, राज्य सुरक्षित करता है, राज्य आपको सुरक्षा देगा, है ना। राज्य के पास जाइए तो यहाँ पे समझ में आ गया क्या किसको बोलते हैं, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। भारत सरकार और संसद अर्थात केंद्र सरकार में के कार्यकारी और विधायी अंग, राज्य सरकार और विधायी को अर्थात राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट आदि, सभी अन्य प्राधिकरण अर्थात सार्वजनिक, गैर संवैधानिक, संवैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, आरआरबी, यूपीएससी, एसबीआई, जो भी है ना। तो ये सब कुछ आ गया। अच्छा, इसमें जो हमारा मौलिक अधिकार आता है जितने भी, उसके बारे में हम कल के क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे उसको चर्चा करने से पहले हमारा ये कर्तव्य बनता है कि मौलिक अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, देखो उसके लिए मैं अलग से एक स्पेशल क्लास लाऊंगा कल आपको लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें हम पूरा मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे, फिर हमारा मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए मौलिक अधिकार वर्सेस नीति निर्देशक तत्व, इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी मत पूछना कि ये कहां से लिया गया है, कैसे लिया गया है, इसके लिए भी अलग से क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास आएगी कल के क्लास में, है ना। देखिए इसको वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे भाग 3 है मौलिक अधिकार, तो भाग 4 है, पार्ट 4 है। आर्टिकल कहां से कहां तक है इसका, आर्टिकल है आपका 36 से लेकर के 51 तक,
अच्छा जी, ये कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका आयरलैंड से। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मौलिक बहुत सारे तो क्या होता है कि कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है ना। आपको तीन चार टाइप्स दे देगा नीति निर्देशक तत्व के, डीपीएसपी के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, और कुछ दे देगा आपको, एक दे देगा मौलिक अधिकार का, बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सॉरी सत्य है ना, असत्य पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आपको तीन सत्य चीज, तीन ट्रू लाइंस दे देगा, है ना, और एक दे देगा आपको इनकरेक्ट। ठीक है जी, ये देखो मौलिक अधिकार किसको कहते हैं वो भी देख लो। ये रहा मौलिक अधिकार, जो हो जाए अंडरलाइन। ये हो गया आपका नीति निर्देशक तत्व। देखिए, मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, मतलब इसको आप न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, न्यायालय में, अभी मैंने बताया, लेकिन ये जो है न्यायालय में बिल्कुल भी वाद्य योग्य नहीं है। आप बिल्कुल भी न्यायालय को इसके लिए चैलेंज नहीं कर सकते कि सर आपने जो डीपीएसपी में ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका फॉलो कहाँ हो रहा है ना, उसके लिए आप न्यायालय चले जाओगे, नहीं होगा, है ना। लेकिन वहीं पे अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वहां के लिए आप जा सकते हैं। समझ में आ गया क्या डिफरेंस है? ये बेसिकली एक डिफरेंस टेबल है, डिफरेंस टेबल है, ठीक है। फिर देखिए, मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है, ये राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, राज्य के अधिकार, वापिस से राज्य आ गया यहाँ पर में, है ना। नीति निर्देशक तत्व को प्रकृति को सकारात्मक कहा गया है, जो राज्य को कुछ करने का आदेश और निर्देश देते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे मनमाना अधिकार को रोकने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पे वो कह रहा है, डीपीएसपी कह रहा है कि भाई साहब आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। मतलब एक क्या कर रहा है, एक रोक रहा है, और एक क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। मतलब एक क्या कह रहा है, समझा रहा है कि आपको ऐसे काम नहीं, ऐसे काम करना चाहिए। ठीक है। तीसरा, मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति है, यहाँ पे एक पर्सन की बात की जा रही है। अब ऐसा होगा कि वो बोलेगा कि भाई उत्तर प्रदेश का मौलिक अधिकार ही खत्म हो गया है, या फिर ऐसा होगा ये बोलेगा कि भाई साहब ये जो बाइक है मेरा, इसका मौलिक अधिकार का सर्विस खत्म हो गया है, मौलिक अधिकार का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है। तो कोई पर्सन की बात करते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर में हम क्या करेंगे, होल कंट्री, नॉट ओनली स्टेट्स, होल कंट्री एज वेल एज यूनियन टेरिटरी, सबकी बात की जा रही है इसमें। देखो, डीपीएसपी का विषय राज्य है, अर्थात ये राज्य के लिए निर्देश है, ना किसी व्यक्ति के लिए, है ना। ये किसी व्यक्ति को नहीं कहता कि आपको ये काम करना चाहिए, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि एनटीपीसी एग्जाम है 3 महीने के बाद पढ़ लो, वो नहीं बोलेगा। वो मौलिक अधिकार बोला है कि जीवन की स्वतंत्रता चाहते हो, कहीं पे अपना जीवन यापन करने की स्वतंत्रता चाहते हो तो पढ़ लो, वो ये बोलेगा। वो ये आकर के नहीं बोलेगा कभी भी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चौथा देखिए क्या डिफरेंस है, मौलिक अधिकारों का क्षेत्र राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक सीमित है ना। निवास नागरिकों तक सीमित। अच्छा, ये देखो, नीति निर्देशक सिद्धांत का क्षेत्र मौलिक अधिकार से व्यापक है, नीति निर्देशक सिद्धांत का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय भी है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये तो एक कंट्री को बोल रहा है, ये इंडिया को कह रहा है कि भाई इंडिया में है। अभी आप बोलोगे सर आपने अभी तो बताया कि एलियंस के लिए भी है, कुछ कुछ लिमिटेड है, सब कुछ नहीं है ना उसके लिए, लिमिटेड चीजें हैं, लेकिन इंडियन के लिए क्या है, सब कुछ कंपलसरी है। लेकिन ये जो है इंटरनेशनल अफेयर्स में भी हाथ दे रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है कि भाई उस देश को ये करना चाहिए, हमें उस देश के साथ ऐसा संबंध रहना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय संबंध जिसको कहते हैं। तो वो आपको डीपीएसपी में देखने को मिलता है। फिर देखिए, मौलिक अधिकारों को सीमित अथवा स्थगित किया जा सकता है। मैंने क्या कहा कि संपत्ति का अधिकार जैसे हटाया गया वैसे ही इसको सीमित कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत को कभी कभी किसी अवस्था में सीमित नहीं किया जा सकता, रोक नहीं सकते आप इसको। मान ही कौन रहा है इसको, है ना। एक कान से सुन लिया, एक कान से निकाल दिया, तो भाई इसमें क्या ही रोकेंगे। रोक तो हम उस चीज को सकते हैं जिसपे हमारा अधिकार हो, जिसमें हमारा कोई अधिकार ही नहीं है उसमें हम क्या रोक सकते हैं उस चीजों को, है ना। छठा देखिए, मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करने के अधिकार है। ठीक है, ये मतलब लोगों को क्या कर रहा है, एक तरह से डिसिप्लिन बता रहा है कि आपको लाइफ इस तरीके से स्पेंड करना चाहिए, आपके लाइफ में ये चीजें हैं, आपको ये अधिकार मिले हुए हैं, आप इस तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वही यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के विकास पर बल देता है। मतलब ये क्या करता है, एक सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है, सोसाइटी का क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। ठीक है जी। आगे देखिए सातवां, मौलिक अधिकार मुख्यतः विभिन्न स्वतंत्रताओं पर बल देता है, स्वतंत्रताओं पर बल देता है। जैसे कि इमरजेंसी में स्वतंत्रता आर्टिकल 20 2021 को निरस्त नहीं कर सकते हैं, तभी तो कह रहा हूं स्वतंत्रता पर बल देता है। वहीं पे डीपीएसपी जो है वो सामाजिक व आर्थिक अधिकारों पर बल देता है।
है ना। तो मतलब ये पूरे सोसाइटी को देख रहा है ना। ये आप कह सकते हैं स्वतंत्रता पर ज्यादा बल देख रहा है। अब क्या है, आपको कहीं पे बसने नहीं दिया जा रहा है, बसने की स्वतंत्रता है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्वतंत्रता बाद में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए 8वां नंबर, मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है। आप देखो, अब ये देखो नीति निर्देशक सिद्धांत, ये शायद उल्टा लिख दिया है, उल्टा आ गया ये। यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा जनमत पर आधारित होने के कारण कोई भी सरकार इनका अवहेलना नहीं कर सकती, उल्टा हो गया ये, ठीक है। अब देखो 9th, मौलिक अधिकार का कानूनी महत्व है। इसको आप कह सकते हैं कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कानूनी महत्व है, इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। ये एक नैतिक निर्देश है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ देगा कि भाई साहब निम्नलिखित में से कौन सा एक नैतिक आदेश है, आ जाएगा वहां पे डीपीएसपी, फिर आ जाएगा सिटीजनशिप, फिर आ जाएगा आपका फंडामेंटल राइट्स, और फिर आपको कभी कभार बोले ना बोले पंचायती राज व्यवस्था भी पूछ देगा उसमें से, है ना। तो आज के क्लास में ये था आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो हमारा एक टॉपिक बच गया है, जो हमें एक्सप्लेन करना है टोटल 6 मौलिक अधिकारों के बारे में, वो हम अपकमिंग क्लासेस में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है जी। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे, हमारा रेस्ट टॉपिक है आपका मेडिवल हिस्ट्री का, उसको हम अभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, हमने जो अभी पढ़ा है इतना, कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार का, बताइएगा फटाफट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब राजपूत काल भारत में आता है, जब राजपूत काल की भारत में एंट्री होती है, आगमन होता है, उससे पहले किसका शासन चलता था, उससे पहले आपका हर्ष का शासन चलता है सर, ठीक है जी। हर्ष की मृत्यु के बाद जो है राजपूतों का उदय होता है, ठीक है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में कह सकते हैं, 8वीं शताब्दी में उत्तरी तथा पश्चिम भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मतलब दोनों को एक्वायर किया था, ठीक है। दोनों को एक्वायर किया था आपका 8th सेंचुरी में, किसकी डेथ के बाद, हर्ष की डेथ के बाद उन्होंने इस पे अपना वर्चस्व कायम किया था। अच्छा, इसमें कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से लोग हुए इसमें, वो भी देख लीजिए, है ना। अब इसमें ना कुछ कुछ युद्ध भी होते हैं, जैसे आक्रमण होते हैं इसमें, आक्रमण, वो आक्रमण में हम देखेंगे कौन कौन से लोगों का आक्रमण होता है इसमें, जब राजपूतों का शासन रहता है। पहला आक्रमण तो आपका होता है अरब का आक्रमण, अरब का आक्रमण होता है, अरब का आक्रमण होता है, ठीक है जी। दूसरा आपका होता है तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। बाकी ये सब तो चीजें लास्ट में आएंगी, लेकिन उससे पहले जो हमारा चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि किसकी मृत्यु के बाद राजपूत का काल जो है, राजपूत शासन व्यवस्था आई उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में। टाइम फ्रेम था इसका 800 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक का, ठीक है जी। अच्छा, इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण राजाओं के नाम, कौन कौन से राजा हुए इसमें, ठीक है, किन्होंने अपना कैसा इंपोर्टेंस दिया। चलो भाई, ये देखो, सबसे पहले इसमें आते हैं गढ़वाल, जिसको हम कहते हैं राठौर वंश। क्या कहते हैं, गढ़वाल, गढ़वाल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, राठौर, राठौर वंश, ठीक है जी। आप देखो इसकी स्थापना किसने की थी, गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन थे, यशो विग्रह थे, यशो वि यशो विग्रह, ठीक है। पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये लोग कौन थे, ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या था, यहाँ पे देखो यशो, YASHOVIGHR, यशो विग्रह, ठीक है। पुत्र का नाम क्या था, महिचंद्र, ठीक है। पुत्रों का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, महिचंद्र, ठीक है। और ये ना बहुत फेमस कह सकते हैं रूलर था उस टाइम का, राठौर वंश का फेमस रूलर था ये। तो क्वेश्चन पूछ लेता है ये कि महिचंद्र किसका पुत्र था, ठीक है, या फिर किस संस्थापक का पुत्र महिचंद्र था। ये क्वेश्चन इस टाइप से घुमा फिरा के पूछ लेता है। अच्छा जी, इसमें एक और शासक होता है जिनका नाम था चंद्रदेव, आपने सुना इनका नाम चंद्रदेव का,
चंद्रदेव कौन हुआ करते थे। ठीक है, यहां तक कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर मुझे लिखना आगे चंद्रदेव। ठीक है, यह महीचंद्र का पुत्र था। ठीक है, सन ऑफ महीचंद्र। महीचंद्र का पुत्र था, जिसने उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजा गोपाल को हराया। ठीक है, आप देखो उत्तर भारत में उस टाइम में एक राजा हुआ करता था, शासक रहा करता था, जिसका नाम था महमूद। ठीक है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। तो नॉर्थ में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था राष्ट्रकूट राजा। राष्ट्रकूट के राजा थे गोपाल, राजा गोपाल। ठीक है, राजा गोपाल हुआ करते थे नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, अब उस समय इसका सपोर्टर एक और बंदा हुआ करता था, ये राष्ट्रकूट का था, याद रखिएगा, राष्ट्रकूट का, राष्ट्रकूट शासक। ठीक है, गोपाल। या फिर इसको छोड़ो अभी, है ना, बहुत कंफ्यूजिंग है आप सभी के लिए, और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे लिए भी, बिकॉज हम इसको मेडिवल हिस्ट्री को बीच से पढ़ रहे हैं ना, तो इससे पहले हमें राष्ट्रकूटों के बारे में जानना जरूरी है। तो एक काम करूंगा, कल के क्लास में जो है मैं अभी कुछ और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कल के क्लास में जो है एक बार जो है ना हम स्टार्टिंग से देख ही लेते हैं आपका मेडिवल हिस्ट्री को, है ना, 8वीं से 10वीं सदी तक देख ही लेते हैं उसको, बिकॉज अभी मैं आपको राजा गोपाल बताऊंगा। आपके मन में आएगा ऑप्शन कि भाई राष्ट्रकूट शासक कौन हुआ करते थे, काम क्या था उनका, क्या करते थे, है ना। तो ये बिल्कुल मिडिल से है, डेट्स वाई कि आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसको लेकर के, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ अपना इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का पार्ट यहाँ पर में देख लेते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।